अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो और एक और व्लॉग के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा जी, आज मैं जो आपके साथ व्लॉग अपना शेयर करूँगी वो कुछ रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से होगा। एक्चुअली इतने जो है ना मैंने वीडियोस देख ली इससे रिलेटेड इस बारे में कि जो है ना बस मुझे देख देख के हौल उठ रहा था कि जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान प्रिपरेशन तो हम सब करते ही हैं अपने घरों में। तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ मैं एक व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ और जो जिस तरह से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके और जो पहले से प्रिपरेशंस करके रखती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये बहुत मिनिमम सी चीज़ें हैं, 2 से 3 चीज़ों की मैंने शूट की है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कितनी चीज़ें तो कर चुकी थी और आगे कुछ चीज़ें मेरी लाइंड अप हैं। अगर मैंने उसको भी शूट किया तो मैं डेफ़िनेटली वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैंने शूट की हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जिंजर गार्लिक की ये क्यूब्स हैं, आपने जो देखी हैं। अच्छा, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट तो और काफ़ी सारा बना लिया था और इसमें और भी क्यूब्स वगैरह मैंने फ्रीज़ करके रख दी थी, लेकिन ये 2 मैंने रखी थी जो मैंने सोचा कि मैं इसको वीडियो में शूट कर लेती हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी जो क्यूब्स थी वो रैप हुई हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि अदरक लहसुन ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में रहती हैं तो उसकी स्मेल पूरी जो है वो फ्रीज़र में फैल जाती है। तो इस वजह से मैंने उसको रैप करके रखा था। और अगर आपके पास कोई ऐसी आइस क्यूब्स की ट्रे है जिसमें जो है वो उसका कैप भी साथ मौजूद है तो फिर अच्छा है, उसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो मैंने फ़िलहाल इसमें रखा था तो मैंने रैप कर लिया था, ठीक है। अच्छा, एक और टिप ये कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है मैं वो कंप्लीटली ऑयल में ब्लेंड करती हूँ, जिसके बाद जो है मैं वो एक जार भरकर तो नीचे रख देती हूँ, नीचे वाले सेक्शन में, बाकी फ्रीज़र में रख देती हूँ। क्योंकि ऐसा मैंने अक्सर अपनी अम्मी को देखा है कि वो जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट जब भी ब्लेंड होता था तो वो काफ़ी सारे हम सबके घरों में होता है, उसके बाद जो है फ्रीज़र में रह जाता था और जब हमने पकाना होता था तो उससे वो थोड़ी देर पहले निकाल के रख देती थी। उनकी वो आदत थी, लेकिन मेरी आदत ये बन ही नहीं पाती। मुझे अचानक से कुछ बनाना पड़ता है और जो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि उसको निकाल के रखना मैं भूल जाती हूँ, तो ये मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। और बाकी ये कि अगर आप उस पेस्ट को नीचे रखते भी हैं तो उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहीं पे ये टिप देखी थी और फिर मैंने उसको किया भी, तो बहुत अच्छा मेरा रहा कि मैं ऑयल में पूरा ब्लेंड करती हूँ। थोड़ा-सा ही ऑयल डलता है, ज़्यादा डलता भी नहीं है। और उसके बाद मैंने इस तरह क्यूब्स रैप की थी और फिर उसको मैंने निकाल के सिंपली ज़िप बैग में डाल के ज़िप लॉक में फ्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये मैं इमली जो है आपको बताती हूँ। देखिए, इमली का तो जो है ना बहुत मसला हो जाता है एंड मोमेंट पे, जो है वो मुझे मुझे बहुत इरिटेट करती है इमली। अच्छा, मैं जो है वो इमली का मोस्टली जो है इस साल से पहले जो जितने भी साल में रमज़ान के मेरे गुज़रे हैं, मैं उसमें ये करती थी कि एक रेडीमेड जो है वो इमली का पेस्ट मिलता है बना बनाया, सो मैं वो ख़रीद लेती थी। मुझे कभी भी ये नहीं पसंद कि इमली के बीज जो है वो एंड टाइम पे बैठ के निकालने के लिए बैठो और इतनी मेहनत लगती है और इतना टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अब खुद से कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छी बात है, आप जितनी चीज़ें अपने घर में करते हैं हाइजीन का ख़्याल रखते हुए, तो बहुत अच्छी हमारी हेल्थ के लिए भी ये रहता है, जितना हम बाहर का अवॉइड करें। तो मैंने सोचा कि जब मैंने व्लॉग शूट करना ही है तो मैं थोड़ी-सी मेहनत करके सारी चीज़ें घर में ही कर लेती हूँ। तो मैंने जो है ये 2 पैकेट इमली के लिए थे और इसको मैंने गर्म पानी डाल के भिगो दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर मैंने जो है उसको अच्छे से मैश किया। मैश करने के बाद इस तरह मैंने एक छन्नी ली थी और जिसके होल्स ऐसे हों जिसमें से बीज ना निकलें, ठीक है। बस इतना आपने छन्नी का साइज़ लेना है, ठीक है, जो भी हो और जो भी बास्केट आप ले रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से करके मैं इसको मैश करती गई। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि बिल्कुल पानी जैसा पेस्ट नहीं चाहिए था मुझे। तो जो है वो इसमें मैंने ये किया कि फिर इस तरीके से करके मैं मैश करती गई इसको और हल्का-हल्का पानी डालती गई और थोड़ा-थोड़ा करके पेस्ट निकालती गई, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से जो है ना, अब आप जो है वो उसको एक-एक बीज को जो है ना बार-बार वो उसमें, क्योंकि मैंने इससे पहले यही हमेशा तरीका देखा है कि हम भिगो के रखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मल पानी डालती थी मैं इससे पहले जितना भी करती थी। ये भी मैंने कहीं टिप देखी थी। नॉर्मल पानी डाल के मैं भिगो देती थी और ये मैं अपनी अम्मी को ही देखती थी, क्योंकि मैंने तो आपको बताया मैं रेडीमेड पेस्ट ले लेती थी। तो मेरी अम्मी करती थी कि भिगो के रख देती थी और उसके बाद जो है वो फिर एक-एक बीज बैठ के चुनना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैंने जो है वो
ये आसान सा तरीका ढूँढ लिया, इस तरीके से सारे बीज इकट्ठा जो है ना एक साथ निकल आते हैं। आप देखिए सारे बीज अलग हो गए हैं और ये आपको दिखने में लग रहा होगा अभी भी कि इसमें इमली है, फिर मैंने इसको निचोड़ के और अच्छे से मैश करके निकाला था, तो ये देखें आप सारे बीज ही बीज आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया था, तो ये भी मैंने इस तरह से आइस क्यूब्स में डाला और इसको भी फ्रीज़ कर लिया था। ये मैंने अपनी अम्मी के लिए भी और अपने लिए भी फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इमली बन गई थी और जो है वो इमली इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बस सिर्फ चाट वग़ैरह में ही ज़्यादातर यूज़ होती है। तो ये है कि ये इनफ़ हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इसको आप लाज़मी कर लीजिएगा, बहुत आसानी रहती है। अच्छा, वैसे ना बड़ी आसानी हो जाती है सारी प्रिपरेशंस करके रखने में, क्योंकि जो है काम इतना आसान हो जाता है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम नहीं जो है वो अच्छा फ़ील कर रहे होते, बीपी लो हो रहा होता है, कभी रोज़े में नहीं हिम्मत होती, क्योंकि दूसरे भी काफ़ी काम होते हैं और फिर एक पर्टिकुलर टाइम होता है इफ्तारी का कि उस टाइम से पहले-पहले हमने सब चीज़ें डन करनी होती हैं। तो ये है कि अब तो मुझे तो ये सोच के वो हो रहा है कि पता नहीं गैस के क्या टाइमिंग्स होंगे रमज़ान में, क्योंकि लास्ट टाइम तो जो है वो मेरे घर पे तो ऐसा कोई इशू नहीं था, गैस आती थी। तो ये पिछले उस साल के बाद से जो है वो रमज़ान के बाद से ऐसा होने लगा है कि जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो रात में आती ही नहीं, वरना तो ये होता था कि मतलब सर्दियों में जाती थी और उसके बाद गर्मियों में आ जाती थी। लेकिन ये पिछले साल के बाद से ऐसा होने लगा है कि गैस आती ही नहीं है भई। तो पता नहीं गैस के क्या टाइमिंग्स होंगे और क्या नहीं होंगे। अब वैसे तो इनको देना चाहिए, मेरे ख़्याल से तो इनको जो है वो सहरी के बाद से गैस ले लेनी चाहिए, उसके बाद से जो है वो दोपहर के बाद से दे देनी चाहिए। पता नहीं क्या करते हैं, ख़ैर वो तो बाद की बातें देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई भी होती है ना, तो बड़ी आसानी होती है। अब मैं जब प्रिपरेशंस कर रही थी ना, तभी मैं ये सोच रही थी कि कितनी आसानी हो जाएगी, एंड टाइम पर हमारे कितने काम बच जाएंगे। स्पेशली मुझ जैसी जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए तो बड़ी ही आसानी हो जाती है कि फटाफट से हर चीज़ रेडी है, क्योंकि मैं ऐसी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ कि लाइक एक तो हम फ्रोज़न आइटम्स बना के रखते हैं, एक कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि हमने चटनियाँ बना ली, मसाले पीस के रख दिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मैं तो ऐसी चीज़ें भी कर लेती हूँ कि अब मैं व्लॉग में शूट नहीं कर पाती, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें भी कर लेती हूँ कि चिकन लिया, चिकन का जैसे मैंने कीमा लिया था, कीमे पे जो है वो जो मैं मसाले डालती हूँ कीमा बनाते हुए, वो सारे मसाले डाले, दही अदरक लहसुन डाल के जो है वो मैरिनेट करके रख दिया। अब क्या, बस आपने अगर सहरी में भी बनाना है तो बड़ा ईज़ी एंड क्विक, और अगर इफ्तारी में भी बनाना है तो बड़ा आसानी से या खाने में बनाना है तो बड़ा आसान है। आपने बस कीमा निकाला, धुला धुलाया, मसाला लगा हुआ है, आपने सिर्फ निकाला, उसमें ऑयल डाला और जो है डायरेक्ट फ्रोज़न भी आप डाल देंगे तो ढक के रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और इतना आसानी से बन जाता है। तो मैं तो इस तरीके की चीज़ें भी करके रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत जो है ना इस तरह ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं नॉर्मल दिनों में भी, रमज़ान के अलावा भी मैं ये करती हूँ कि जो मेरा ये है कि मैं बिरयानी का मसाला भी जो है ना मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है टाइम बड़ा कम होता है और जिस दिन टाइम होता है तो मैं फिर ये सारे काम निपटा लेती हूँ। लाइक बिरयानी का पैकेट डाल दिया चिकन में, दही डाल दी और अदरक लहसुन डाल के रख दिया। फिर क्या एंड में फिर आप टमाटर वगैरह डाल लें और थोड़ा मसाला भून लें तो बहुत आसानी हो जाती है। चिकन पहले निकालो, उसको डीफ्रोस्ट करो, उसको वॉश करो, फिर इतनी मेहनत लगती है। फिर क्या होता है कि मसाला लगा हुआ होता है, आपने सिर्फ आलू डाले और टमाटर डाले और मसाला डाला तो ये बन जाती है बिरयानी भी फटाफट। तो इस तरीके की चीज़ें भी मैं बहुत करके रखती हूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स इतना टाइम नहीं होता, हर चीज़ हम शूट नहीं कर पाते। मैं तो ये कहती हूँ अगर शूट करने के लिए हम बैठेंगे ना तो यूट्यूब पर डालने के लिए इतना कंटेंट होता है। वैसे तो कभी-कभी हमें लगता है कि कंटेंट है ही नहीं, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ़ होती है वो एक कंटेंट ही है। जिस तरह मैं यूट्यूब पे देखती हूँ लोग वीडियोज़ डालते हैं, मतलब पता नहीं क्या-क्या घर में जो नॉर्मल चीज़ें कर रहे होते हैं वो भी उठा के डाल देते हैं। मतलब अगर मैं ऐसी चीज़ें करने लगूँ तो मेरे पास तो पता नहीं कितना ही कंटेंट होगा। लेकिन टाइम ही नहीं होता कि इतनी चीज़ें बंदा शूट करे, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ही मैं शूट कर लेती हूँ। अच्छा, बातें करते-करते ना पिछला पूरा एक सेक्शन मेरा निकल गया जिसमें मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने क्या किया। पहले मैं इसका बता देती हूँ। देखिए, स्ट्रॉबेरीज़ को हमेशा वॉश करने का तरीका ये होता है कि आपने जो है भिगो के रखना है और इसमें सोडा डालना है, ठीक है? खाने का सोडा जो होता है वो आप डाल देते हैं ना, तो उससे जितना भी गंद होता है ना, वो सारा एक तो नीचे बैठ जाता है और जितना गंद होता है ना, वो ऊपर-ऊपर जो है वो निकल जाता है। आप देख रहे होंगे पानी में ऊपर-ऊपर आपको जो है वो डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे, सारी गंदगी निकल जाती है। फ्रूट्स को वॉश करने का बेस्ट तरीका ये है, चाहे स्ट्रॉबेरीज़ हो या कोई भी फ्रूट हो, उसमें आप पानी में भिगो के सोडा डाल के रख दें, खाने का सोडा, और उसकी सारी गंद आप देखेंगे कि यूँ निकलेगी। हमें जो फ्रूट साफ़ भी दिख रहा होगा ना, उसका भी सारा गंद निकल जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। मैंने जो पिछले क्लिप में जो मैंने वाइट कलर का जो आपको दिखाया, जो मैंने उसमें डाल के किया है, वो योगर्ट थे, ठीक है। योगर्ट का ये होता है, मेरे मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरे पास जब भी मैं दही लेती हूँ तो मेरा पकाने का जो है ना, कुछ ना कुछ दही वाला नहीं होता, और जब मुझे पकाना होता है तो दही मेरे पास नहीं होती है। तो फिर मेरे पास दही का पैकेट, अच्छा खासा बड़ा पैकेट रखा हुआ है, उसको बस मैंने सिंपली जो है वो ब्लेंड किया, मतलब फेंटा दही को, और फेंटने के बाद जो है मैंने सिंपल आइस क्यूब्स में डाल के फ्रोज़ कर लिया। अच्छा, ये देखिए ये कितना गंद निकला है स्ट्रॉबेरी से। आप देख सकते हैं इस बोल में कितना नीचे कचरा है, और इतनी गंदी नहीं लग रही थी ये स्ट्रॉबेरीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी गंदी नहीं लग रही थी, लेकिन इसके अंदर से बहुत गंद निकला है। अच्छा, ये जो मैंने अब जो है ना काट भी ली हैं, ठीक है, सफाई भी हो गई है इसकी। मज़ीद अब मैं एक दफ़ा और पानी में भिगोऊँगी और थोड़ा सा सोडा डालूँगी, ताकि मज़ीद साफ़ सुथरी हो जाए। इसको थोड़ी देर भिगोने के बाद फिर उसके बाद जो है मैं इसको सिंपली कट करूँगी, और कट करने के बाद मैं इसको ज़िप-लॉक में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। आप देख सकते हैं ऊपर ये आपको अभी भी डॉट्स दिख रहे होंगे। हालाँकि इसमें से इतना गंद निकला है, बट स्टिल अभी भी इसमें से जो है वो कुछ चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बोल में। इसीलिए मैंने वाइट बोल में डाला है, ताकि आपको प्रोमिनेंटली दिखे। तो ये इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, कि ये तो हमें दिखती भी नहीं है। हम क्या करते हैं कि सिंपली हम जो है एक बास्केट में फ़्रूट डालते हैं और उसको वॉश कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। असल तरीका फ्रूट्स को वॉश करने का, इवन वेजिटेबल्स को भी वॉश करने का यही होता है कि अच्छा, वेजिटेबल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन फ्रूट्स के साथ तो आप ये लाज़मी क्या करें कि बेकिंग सोडा डाल के, और बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल के उसको रख दें, आप खुद विज़िबल डिफ़रेंस आपको दिखेगा। अच्छा, सिंपली फिर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ कट की हैं, और कट करने के बाद जो है मैं एक ज़िप लॉक में डालूँगी और उसको फ्रोज़ कर दूँगी। इसमें आप जो है वो जब हम फ्रूट चाट्स वग़ैरह बनाते हैं तो उसमें काम आ जाएगा, और इसके अलावा आप शेक्स बना सकते हैं, या आपने क्रीम फ्रूट चाट बना ली, या नॉर्मल फ्रूट चाट बना ली, या कोई डिज़र्ट बना लिया, तो आपको बहुत सारे तरीक़ों से ये जो है फ्रोज़न की हुई स्ट्रॉबेरीज़ काम आ सकती हैं, क्योंकि अभी तो स्ट्रॉबेरीज़ आई हैं सीज़न में और बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल रही हैं, तो आप उसको लेके फ्रीज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर पूरा महीना आपको काम आएँगी। और अच्छा, मैंने पिछले दही के बारे में आपको क्या बताया था कि वो मैंने सिंपली जो है फेंटी थी, और फेंटने के बाद जो है मैंने उसको क्यूब्स में डाला था लंबी-लंबी। अच्छा, आपने देखा होगा, उसके लिए मैंने जो आइस क्यूब्स का जो मोल्ड चूज़ किया था, वो ऐसा था कि उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए। क्योंकि आप अब जैसे मैंने इमली और अदरक लहसुन और जिस जिस क्यूब्स में जो उसमें फ्रोज़ किया था, वो तो ऐसी थी कि आप छोटी सी एक क्यूब में डाल लेते तो वो इनफ हो जाती, लेकिन दही तो इतनी इतनी सी क्यूब्स नहीं डलती, तो वो आप किसी ऐसी आइस क्यूब ट्रे में ही उसको फ्रोज़ कीजिएगा कि जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी हो जाए, या फिर आप छोटे में भी कर सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि दही तो हमें थोड़ी सही क्वांटिटी में चाहिए होती है ना। तो आपको फिर जो है ना एंड में कभी कोई कुछ बनाना है अचानक, तो फिर ये है कि बहुत आसानी रहती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे टिप शेयर करना चाहूँगी, जब भी आप दही को निकालेंगे, उसकी क्यूब को निकालेंगे, और उसको आपने जो है ना डायरेक्ट सालन में कभी भी नहीं डालना है। हमेशा उसको थोड़ा मेल्ट होने देना है, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देना है, ठीक है। और उसको जो है ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दी से उसको मेल्ट करना है ना, तो थोड़ा-सा आपको जो भी सालन या जो भी आप बना रहे होंगे, उसका थोड़ा-सा मसाला या कुछ आप डालें दही में, और उसको थोड़ा-सा वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी, गरम डलेगा ऊपर से तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन इसको बोल में ही पहले अलग से डाल के मेल्ट होने दें अच्छे से, इसको अच्छे से फेंटें, और फिर उसके बाद आप अपनी जो भी आपकी ग्रेवी है या जो भी आपका सालन बना रही हैं, जो भी बना रही है, उसमें डालें। क्योंकि इस तरह ये होता है कि फेंटी हुई दही डलती है ना, तो उसका टेक्सचर अलग होता है, और अगर फेंटे बगैर डलती है ना, तो आपने देखा होगा डॉट-डॉट से वाइट-वाइट से एक हो जाते हैं, वो अजीब सा टेक्सचर हो जाता है सालन का, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो हमेशा मेरा तो ये होता है कि मैं फेंट के डालूँ दही को, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फिर मैं दही पर अटक गई और प्याज आ गई मेरी। अच्छा जी, इसके बारे में बताऊँगी कि देखिए, प्याज जो है ना, आप हमेशा चॉपर में इस तरीके से चॉप कर लें, अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाएँ उतना अच्छा है, बजाय इसके कि आप बैठ के एक-एक प्याज को जो है ना वो बैठ के जो है कट कर रहे हैं, और इतना टाइम लग जाता है। तो जो है मैंने फटाफट 5 मिनट में जो है ना इसको इस तरीके से स्लाइस कर लिया, और स्लाइस करने के बाद इसमें मैंने छन्नी में डाल के इसको मैंने थोड़ी देर जो है ना वो उसमें भी रखा था, मतलब थोड़ा हवा के नीचे रखा था। थोड़ी मैंने ये तो अभी मैं आपके सामने इस बास्केट में निकाला, फिर मैंने थोड़ा खुला करके रखा था। अगर आप नहीं भी रखें तो कोई मसला नहीं है, अगर आपकी बहुत गीली प्याज़ है तो फिर आप लाज़मी रखें, क्योंकि इस तरह जो है टाइम सेव हो जाता है फ्राई करने का, वरना फिर वो फ्राई होने में बहुत टाइम लेती है। अच्छा, इस तरीके के कुछ ये रह गए थे हल्के-फुल्के से ना, मशीन में इतने तो रह जाते हैं।
ये आप देख रहे हैं बहुत कम ही रह गए, तो उसको मैं हल्का सा जो है वो फटाफट से जो है वो चॉप कर लूँगी और फिर मैं सारे इस प्याज को फ्राई कर लूँगी। ठीक है, फ्राई आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, फ्राई कुछ भी नहीं करना, मैं कह रही हूँ फ्राई करना है आपने, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डालना। मतलब लाइक मैंने देखा है प्याज में जो है ना बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी वो कुछ कुछ लोग मैदा डालते हैं, कुछ लोग जो है उसमें क्या डालते हैं, कुछ क्या डालते हैं। मैं तो बिल्कुल ओरिजिनल जो प्याज होती है ना उसी को फ्राई करती हूँ, कुछ नहीं डालती मैं उसमें। सिंपली आप अगर उसको थोड़ा सा जो है, अगर आपकी गीली प्याज है ना तो उसमें आप कोई मैदा ये वो कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पंखे के नीचे रख दें, वो थोड़ी सी सूख जाए तो उसके बाद आप उसको फ्राई कर लें। नहीं रखना तो ऐसे भी फ्राई हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर हल्की सी गीली भी होगी तो। ठीक है ना, फ्राई हो जाती है, टाइम लेती है लेकिन हो जाती है। अच्छा, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन जब होने लगे ना, इस स्टेज पे आपने निकाल लेनी, क्योंकि जब जब हम प्याज को बाहर निकालते हैं तो फिर वो ऑलरेडी भी थोड़ा अपना कलर डार्क और कर देती है, क्योंकि बहुत डार्क करके नहीं निकालिएगा, एक तो सालन का जो है ना तो कलर भी ख़राब हो जाता है फिर इस तरह। बहुत डार्क नहीं करिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आप करेंगे, देखिए कलर इसका फिर ऑलरेडी निकलने के बाद डार्क हो गया। तो जो है वो इस तरीके से आपने प्याज को भी फ्राई कर लेना है। अब ये मेरी कुछ चंद चीज़ें थी जो मैंने की, और अब मैंने आज पूरी वीडियो में आपके साथ सिर्फ बातें की हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ बातें ही करूँगी, कोई म्यूज़िक व्यूज़िक कुछ नहीं डालूँगी। आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी टिप्स और प्रिपरेशंस आपको कैसी लगी। अपनी भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या-क्या प्रिपरेशन की है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।